हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल वर्ल्ड इज एकेडमी। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टाइप ऑफ सेट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं बात किया था सेट थ्योरी के बारे में, उसमें इंट्रोडक्शन है और रिप्रेजेंटेशन है। फिर जो सेकेंड वीडियो है उसमें मैं एक्सरसाइज के बारे में बात किया हूँ 1.1 के बारे में विथ एग्जाम्पल के साथ। और इस वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ सेट के बारे में बात करूँगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट जो है वो हम चर्चा करने वाले हैं, तो जिसमें से कि मेरा टाइप ऑफ सेट में सबसे पहला जो मेरा टाइप है वो मेरा होगा एम्प्टी सेट। ठीक है, सबसे पहला जो मेरा टाइप होगा वो मेरा होगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के बारे में मैं एक एक चीज़ अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, ये मेरा क्लास 3 है और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एम्प्टी सेट के बारे में। ठीक है, एम्प्टी सेट किसको कहते हैं? देखिए, जैसे कि एम्प्टी के नाम से ही आपको पता चल रहा है ना कि एम्प्टी मतलब कि खाली हो गया। ठीक है, एम्प्टी मतलब खाली हो गया, यानी कि कोई ऐसा सेट जिसमें कि कुछ रहे ही नहीं। ठीक है, ये करली ब्रैकेट के अंदर में कोई एलिमेंट कोई ऑब्जेक्ट रहे ही नहीं, उसी को हम कह देंगे एम्प्टी सेट। लेकिन जो हम लोग सेट का जो हम लोग डेफिनेशन पढ़े हैं वहाँ पर था कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि सेट का जो डेफिनेशन है वहाँ पर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन था। ठीक है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मेरा वहाँ कलेक्शन था और वो भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन था। ठीक है, तो यानी कि जो सेट थ्योरी का जो मेरा डेफिनेशन है वहाँ पर मेरा कंडीशन है। ठीक है, पहला कंडीशन है कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होगा, सबसे पहला। और दूसरा कंडीशन था कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यही दो कंडीशन है कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा था कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ये कंडीशन मेरा सेट के डेफिनेशन का है। ठीक है, तो यहाँ से कन्फ्यूजन स्टार्ट होती है कि सेट थ्योरी में डेफिनेशन में कहा गया है कि किसी न किसी चीज़ का कलेक्शन होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट का, वो भी ऑब्जेक्ट मेरा वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम लोग कहते हैं सेट। ठीक है, लेकिन अभी तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि एम्प्टी सेट मतलब कि खाली, यानी कि ऐसा कोई भी सेट जो कि इसमें एक भी एलिमेंट ना रहे, ऐसा इसमें एक भी एलिमेंट ना रहे। तो इसमें तो हम चोर पकड़ा गए ना। एक तरफ बोल रहे हैं कि सेट उसको कहते हैं जो कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करता है, एक तरफ मैं बोल रहा हूं कि सेट उसको कहते हैं, एम्प्टी सेट उसको कहते हैं जहां पर कि एक भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो जब ये सेट का ही टाइप है तो कहीं ना कहीं सेट के डेफिनेशन से ये जो मेरा टाइप है वो रिलेट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब कुछ नहीं है। सेट का डेफिनेशन यहाँ भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सेट्स का जो मेरा डेफिनेशन है कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एक था मेरा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम कहते हैं सेट। वही डेफिनेशन मेरा यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, कैसे कर रहा है देखिए, एम्प्टी सेट का अगर मैं यहाँ से अगर मैं डेफिनेशन अगर लिखूँ तो इसका डेफिनेशन हो जाता है कि a set having no any एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें कि एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं। ए सेट हैविंग नो एनी एलिमेंट। ठीक है, एंड इट इज
डिनोटेड बाय फाई, ठीक है, और उसको हम डिनोट करते हैं फाई से। देखिए सेट का डेफिनेशन था कि किसी चीज़ का कलेक्शन होना चाहिए, लेकिन इसका डेफिनेशन कह रहा है कि सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना रहे, ठीक है, एक सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना रहे, नो एनी एलिमेंट, नो एनी एलिमेंट रहे, एक भी एलिमेंट ना रहे। अब सेट तो वही होते हैं ना जिसमें एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उसका डेफिनेशन है कि कलेक्शन होगा ऑब्जेक्ट का, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि नो एनी एलिमेंट होगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि तब उसको हम सेट कहेंगे ही क्यों, जब उसमें एलिमेंट रहेगा ही नहीं तो उसको हम सेट कहेंगे ही क्यों, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन अब यहाँ से दूर होने वाली है। देखिए जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, सपोज दैट सेट ए है और मैं बोल दिया एक्स सच दैट, एक्स है, एक्स क्या है, ठीक है, तो एक्स इज ए हैन, एक्स एक हैन है यानी कि मुर्गी है, एक्स इज ए हैन विथ हॉर्न्स, ठीक है, एक्स एक मुर्गी है जो कि हॉर्न के साथ है यानी कि सींग के साथ है, ठीक है, मुर्गी है और उसमें सींग रहेगा। क्या ये बात आपको जचा? एक्स कोई मुर्गी है और उसको सींग है, एक्स कोई एक हैन है और वो सींग के साथ है। देखिए ये जो मेरा कंडीशन है ये मेरा राइट है, ठीक है, ये जो मेरा केस है ये मेरा एग्जिस्ट करता है कि एक्स वो है कि एक्स एक हैन है और उसको सींग है, ठीक है, ये केस तो मेरा एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपको कह दूं कि इसी सेट को आप रोस्टर फॉर्म में चेंज करिए, ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में है, आपको इस तरह से मैंने करके दे दिया कि जाइए और ये मेरा क्वेश्चन है और इसको आप इसमें लिख करके लाइए, ठीक है, तो आप ना जाने कहाँ कहाँ भटकेंगे, है ना, और फिर आपको एक भी मुर्गी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो कि सींग के साथ होगा, एक भी मुर्गी आपको देखने को ऐसा नहीं मिलेगा जो कि सींग के साथ होगा। वहाँ से पता चलता है कि ये जो हमने आपको जो क्वेश्चन दिया था करने को, ये क्वेश्चन तो हुआ ही नहीं, बल्कि आप 10 साल 20 साल भटकते रहे ना जाने कहाँ कहाँ, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ठीक है, लेकिन आपको एक भी हैन ऐसा नहीं मिला जिसको कि सींग हो, ठीक है, जिसको कि सींग हो, ऐसा एक भी हैन आपको नहीं मिला, ठीक है। यानी कि सेट एम्प्टी तब होता है जब उसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ठीक है। देखिए ये केस जो मैंने आपको लिखा कि एक्स इज अ हैन विथ हॉर्न, ये केस जो मैंने लिखा वो गलत नहीं है, केस वो केस बिल्कुल सही है आपके सामने में, ठीक है, वो केस बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने जो केस लिखा यहाँ पर उसके तहत, इस केस के तहत इस यहाँ पर सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है, इस केस के तहत यहाँ पर इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं देखने को मिलता है। और अब यहाँ से हमको पता चलता है कि अगर इसको मैं दे दूँ आपको तो ये ऐसे ही रह जाएगा खाली, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा, ये सेट बिल्कुल का बिल्कुल एम्प्टी रह जाएगा। तो डेफिनेशन तो सही है। अच्छा, ए सेट हैविंग नो एनी एलिमेंट एंड इट डिनोटेड बाय फाई, इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, और नहीं तो इसको हम केवल करली ब्रैकेट से इस तरह से दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए हैन है और उसको हॉर्न है, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए क्या ये डेफिनेशन अगर एम्प्टी सेट है तो ये डेफिनेशन जरूर है कि सेट्स के डेफिनेशन को वो सेटिस्फाई करेगा, कर भी रहा है। ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये क्या है, मेरा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। कैसे है वेल डिफाइंड, देखिएगा, एक्स एक मुर्गी है और उसको सिंग है, ये मैं आपसे अभी पूछूं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, बस जो क्लास 1 किए हैं उसको समझ में आ ही रहा होगा, बहुत ही इजीली आ रहा होगा जो क्लास 1 किए होंगे, ठीक है। यानी कि सेट वो है जो कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करता है, यानी कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया कि वो ऑब्जेक्ट जो मैं आपसे अभी पूछूं तो आपका जवाब वही रहेगा, 10 साल बाद पूछूं आपका जवाब वही रहेगा, उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है।
अभी पूछूं आपका सवाल बिल्कुल सॉरी जवाब वही रहेगा। 10 साल बाद पूछूं आपका जवाब वही रहेगा। इवन 100 साल बाद पूछूं तो आपका जवाब वही रहने वाला है कि मुर्गी को सींग नहीं होता है सर। ठीक है, और ये तो मेरा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि जो समय के साथ चेंज कर ही नहीं रहा है वही तो मेरा होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। यानी कि जो समय के साथ चेंज नहीं करता है वही तो मेरा होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सभी जानते हैं, बहुत ईजी है। यानी कि अब एम्प्टी सेट में कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है कि x एक एग्जाम्पल मैंने लिया कि x एक मुर्गी है और जिसको कि हॉर्न है, और ये जो हॉर्न का कंसेप्ट आ गया ये सेट को एम्प्टी बना दिया। ठीक है, और ये जो मेरा सेट की डेफिनेशन है उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है कि ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। मैं आपसे अभी पूछूं आपका जवाब ना रहेगा, 10 साल बाद पूछूं आपका जवाब केवल ना रहेगा। इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, यानी कि सेट के डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई कर गया, तो यानी कि ये सेट तो हो गया एम्प्टी सेट। लेकिन एम्प्टी कैसे हुआ? क्योंकि हैन कोई भी हैन अपने सींग के साथ नहीं होता है। अरे यार कोई वही कोई क्या कहते हैं उसको, गाय बैल थोड़े है जो कि उसको भैंस होगा सिंग होगा। ठीक है, गाय बैल तो वो नहीं है, तो इस तरह से ये सेट जो है मेरा वो हो गया मेरा एम्प्टी सेट। ठीक है, चलिए कॉमन एग्जाम्पल था ये मेरा, एक मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, कंसेप्ट एकदम दिमाग में होनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए देखें, मान लीजिए x such that x इज ए नेचुरल नंबर। x क्या है? तो x मेरा एक नेचुरल नंबर है, तो यहां तक तो ठीक है। और x मेरा लेस देन 1 है। x एक मेरा नेचुरल नंबर है और वो 1 से कम है, 1 से लेस है। अब नेचुरल नंबर का अगर सेट मैं तैयार करूं तो नेचुरल नंबर का सेट जो मेरा होगा बालक, वो मेरा 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक होगा? इन्फानाइट तक। वही तो मेरा सेट होगा नेचुरल नंबर का। लेकिन इससे छोटा 0 क्या मेरा नेचुरल नंबर है? क्योंकि 1 से छोटा तो मेरा नंबर 0 आता है और वो नेचुरल नंबर मेरा नहीं है। तो क्या इस सेट में एक भी एलिमेंट डलाएगा? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। इस सेट में, इस सेट बिल्डर फॉर्म के तहत, इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं डलाने वाला है। ठीक है, एक भी एलिमेंट इसमें नहीं रहने वाला है। और यहाँ से हमको पता चलता है कि ये जो सेट है, सेट भी मेरा वो बिल्कुल खाली रह जाने वाला है। ठीक है, वो सेट मेरा बिल्कुल खाली रह जाने वाला है। तो जब ये खाली रह गया मतलब कि ये एम्प्टी रह गया, और है तो ये सेट। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट से मैंने दिखाया है तो ये सेट, तो वो हो गया मेरा एम्प्टी सेट। वो सेट हो गया मेरा एम्प्टी सेट। तो इस तरह से मैंने आपको दो एग्जाम्पल लेकर के दिखाया कि किस तरह से कोई भी सेट एम्प्टी सेट हो जाता है। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करिए। ठीक है, बिना किसी को चकमा दिए, आप किसी को चकमा नहीं दे पाइएगा, वीडियो को पॉज करिए बिना कोई चकमा दिए किसी को, और इसको तुरंत से नोट कर लीजिए। ठीक है, थ्योरी पोर्शन है, अगर ये नहीं रहा क्लियर तो एक्सरसाइज में दिक्कत होगी, गारंटी। चलिए नोट करिए पॉज करके। चलिए, उम्मीद है नोट भी कर लिए होंगे बिना किसी को चकमा दिए। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट के और, जो कि मेरा सिंगलटन सेट होगा। ठीक है, दूसरे साइड में मैं चलूँ तो वो मेरा होगा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, देखिए जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि सिंगलटन सेट है, यानी कि
इसका हिंदी एकल समुच्चय होता है, यानी कि सिंगल। इसमें एक वर्ड है मेरा सिंगल, ये देखिए सिंगल, ठीक है। सिंगल मतलब क्या हुआ, सिंगल, ठीक है, एक, सिंगल, एक। तो ऐसा सेट जिसमें कि केवल और केवल एक ही एलिमेंट रहे, ऐसा सेट जिसमें कि केवल एक ही एलिमेंट रहे, उसी को हम कहते हैं सिंगलटन सेट, ठीक है। तो यानी कि यहां से इसका डेफिनेशन बन जाता है, ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, ठीक है। एक सेट जिसमें कि केवल और केवल ओनली वन एलिमेंट रहे इज नॉन एज सिंगलटन सेट। ठीक है, तो फिर वैसा सेट जिसमें कि केवल और केवल एक ही एलिमेंट रहे उसको हम लोग कहते हैं सिंगलटन सेट, ठीक है। चलिए मैं बताऊं आपको एग्जांपल, जैसे कि देखिए एग्जांपल हो गया कि जैसे केवल वन रहा, सेट के अंदर में केवल वन रहा, ठीक है, ये हो गया मेरा सिंगलटन सेट। केवल टू रहा, सिंगलटन सेट। कुछ भी कोई नंबर ही नहीं, जैसे कि ए रहा, सिंगलटन सेट, बी रहा, सिंगलटन सेट, ठीक है, एक्स रहा, सिंगलटन सेट। तो इसी को हम कहते हैं सिंगलटन सेट, ठीक है। इसी को हम कहते हैं सिंगलटन सेट, कि जिस सेट के अंदर में केवल एक ही एलिमेंट रहे, केवल एक ही एलिमेंट रहे, उसी को हम कहते हैं सिंगलटन सेट, ठीक है। जैसे कि इसका डेफिनेशन है, बस उसी टाइप से इसका एग्जाम्पल भी है कि अ सेट हैविंग ओनली वन, ठीक है, ओनली वन एलिमेंट इज नॉन एज सिंगलटन सेट। केवल एक ही एलिमेंट रहे उसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट, मतलब एक। सिंगल मतलब सिंगल शब्द का ही मतलब क्या होता है, वन। सिंगल शब्द का ही मतलब होता है वन। तो सेट में कितने एलिमेंट, वन एलिमेंट, सिंगलटन सेट। एक भी एलिमेंट नहीं रहे, एम्प्टी सेट, ठीक है। चलिए पॉज करिए और नोट करिए। जैसे कि देखिए थर्ड में अगर देखूं तो वो मेरा होगा पेयर सेट, ठीक है, पेयर सेट। पेयर सेट मतलब क्या होगा, देखिए इसका डेफिनेशन कहता है कि अ सेट हैविंग ओनली, ए सेट हैविंग ओनली टू एलिमेंट, एक सेट जिसमें कि केवल और केवल दो ही एलिमेंट रहे, इज नॉन एज पेयर सेट। जिसमें कि केवल दो एलिमेंट रहे उसको हम लोग कहते हैं पेयर सेट। पेयर मतलब क्या होता है यार, जोड़ा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पेयर का मतलब ही हो रहा है मेरा टू, कहीं ना कहीं पेयर का ही मेरा मतलब हो रहा है टू। और एक सेट जिसमें कि केवल और केवल टू एलिमेंट रहे, यानी कि दो ही एलिमेंट रहे, उसी को हम कहते हैं पेयर सेट, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि 1 2, इस सेट के अंदर में दो एलिमेंट है, एक 1 है एक 2 है, ठीक है। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल A, B, ऐसा कुछ। इसमें भी दो एलिमेंट है, एक A है और दूसरा एलिमेंट मेरा यहाँ पर B है। इसी तरह से न जाने बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, सेट हो सकते हैं, सॉरी, जैसे X Y ये भी है, ठीक है। तो इस तरह से कितनों भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो पेयर सेट हम किसको कहेंगे, जिस सेट के अंदर में केवल और केवल दो ही एलिमेंट रहे, ठीक है, दो ही एलिमेंट रहे, उसी को हम कहेंगे पेयर सेट, उसी को हम कहेंगे पेयर सेट, यानी कि अ सेट हैविंग ओनली टू, ठीक है। यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है कि यहाँ केवल ओनली टू एलिमेंट है,
यहाँ पर था ओनली वन एलिमेंट, ठीक है, और यहाँ पर है ओनली टू एलिमेंट। तो ओनली वन एलिमेंट रहा उसको हम लोग सिंगलटन सेट बोलेंगे, ओनली टू एलिमेंट रहा उसको हम लोग पेयर सेट कहेंगे। इसका एग्जांपल हो गया जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, इस तरह से इसका हो गया कि एक सेट के अंदर में दो एलिमेंट, यहाँ पर था एक सेट के अंदर में एक एलिमेंट, वो था मेरा सिंगलटन सेट, ये मेरा है पेयर सेट। पॉज करिए और नोट डाउन करिए। चलिए, उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे। मैं चलता हूँ नेक्स्ट के और, जो कि मेरा 4 नंबर होगा, और वो मेरा होगा नेक्स्ट होगा मेरा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। ठीक है, बोल दीजिए यस। इनफाइनाइट एंड फाइनाइट सेट्स। ठीक है, इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट किसको कहते हैं? तो ए सेट विच इज एक सेट विच इज एम्प्टी, जो कि एम्प्टी रहे। ठीक, वो सेट जो कि एम्प्टी रहे, और मतलब कि एम्प्टी सेट को हम लोग कह सकते हैं फाइनाइट सेट। देखिए, ये जो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ ना, ये पहले है मेरा फाइनाइट सेट का। ठीक है, इसके बाद इनफाइनाइट का चलेगा, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। अभी देखिएगा, ए सेट विच इज एम्प्टी और हैविंग, ए सेट विच इज एम्प्टी और हैविंग कंजिस्ट। पढ़िए, ए सेट जो कि एम्प्टी रहे या फिर वो कंजिस्ट करे ऑफ ए डिफिनिट नंबर of a definite number of elements। ठीक है, सेट जो कि एम्प्टी हो, पहला चीज तो मेरा ये है कि वो सेट जो कि मेरा एम्प्टी हो, सेट जो कि मेरा एम्प्टी हो, और नहीं तो अगर वो कंजिस्ट अगर करता है तो वो हैविंग कंजिस्ट अगर वो करता है तो ए डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट अगर वो कंजिस्ट करता है तो इज नॉन एज डिफिनिट सेट। सॉरी, फाइनाइट सेट, डिफिनिट मैं कह रहा हूँ, फाइनाइट सेट। ठीक है, एक सेट जो कि एम्प्टी रहे या फिर वो कंजिस्ट अगर करता हो तो वो डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट को कंजिस्ट करता हो, उसी को हम लोग कहते हैं फाइनाइट सेट। उसी को हम लोग कहते हैं फाइनाइट सेट। ये हो गया मेरा। अदरवाइज, ठीक है, अगर कोई सेट एम्प्टी है या फिर वो डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट अगर कंजिस्ट करता है तो उसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट सेट। अदरवाइज सेट इज नॉन एज इनफाइनाइट सेट। अदरवाइज जो सेट होगा उसको हम लोग इनफाइनाइट सेट कह सकते हैं। चलिए, इसको नोट कर लिए हैं, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल में देख लूँ कि किसका होता है फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल क्या होता है और इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल मेरा क्या होता है। देखिए एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल फाइनाइट सेट किसको कहेंगे और इनफाइनाइट सेट किसको कहेंगे। चलिए, जैसे एग्जाम्पल देखिए, कोई सेट है, उसमें एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ऐसे ही करके 100 तक है। ठीक, या फिर एक एग्जाम्पल है 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करके
कहाँ तक हमको पता नहीं है। ठीक है, तो फाइनाइट सेट क्या हो गया कि चाहे तो वो सेट एम्प्टी रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एम्प्टी सेट में क्या होता है, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं रहता है। ऐसा सेट जिसमें कि एक भी एलिमेंट ना रहे, तो एलिमेंट नहीं है तो वो फिर फाइनाइट सेट हो जाता है, क्योंकि उसमें अनगिनत कोई चीज़ तो है नहीं। ठीक है, जीरो है, यही ना है कि उसमें जो से एलिमेंट का जो मेरा नंबर है, एलिमेंट वो कितने हैं, तो जीरो है, फाइनाइट हो गया। और अगर उसमें कंटेन अगर होता है एलिमेंट, और अगर वो डिफिनिट नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 90 20, अब सॉरी 90 100। ठीक है, इसमें मेरा 100 तक नंबर है। ठीक है, 100 तक इसमें नंबर है, तो ये जो मेरा एग्जाम्पल है ये मेरा हो गया फाइनाइट सेट का। ये जो मेरा एग्जाम्पल हो गया ये मेरा हो गया फाइनाइट सेट का, क्योंकि इसमें जो है एक डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट है कि इसमें 1 से लेकर के 100 तक ही है। यहाँ से अगर आपको पूछ दिया जाए कि क्या इसमें 94 होगा, आपका जवाब होगा बिल्कुल होगा, क्योंकि 100 तक है तो 94 तो इसमें होगा ही होगा। उसी तरह से अगर कोई पूछ दिया जाए कि इसमें क्या 5 होगा, आपका जवाब होगा हाँ। अगर कोई पूछ देगा कि क्या इसमें 120 होगा, आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि इसमें 1 से लेकर के 100 तक ही नंबर है, उससे ज़्यादा इसमें नंबर नहीं है। और इनफाइनाइट में क्या है कि इसमें अगर आपको पूछ दूँ कि इसमें 100 है, हाँ है। 200 है, बिल्कुल है। क्या इसमें 1000 है? हाँ। क्या इसमें 1 करोड़ है? हाँ। मतलब हमको पता नहीं है कि ये नंबर कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मेरा जो हो जाता है वो हो जाता है मेरा इसका इनफाइनाइट सेट का। ये एग्जाम्पल मेरा हो जाता है इनफाइनाइट सेट का। ठीक है, कौन कौन से जैसे कि और एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। देखिए, जैसे आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, वो एक फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, आपके क्लास में जितने भी बच्चे होंगे उसको आप गिन पा रहे होंगे, तो वो एक फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, और मैंने वैसा एलिमेंट होना चाहिए जिसको कि हम लोग गिन ना पाएँ, जो कि हम लोग के काउंटिंग में नहीं हो, हमको पता नहीं हो, उसको हम लोग इनफाइनाइट सेट कह देते हैं। ठीक है, उसको हम लोग इनफाइनाइट सेट कह देते हैं। और जिसको कि हम गिन पा रहे हैं, नॉन एज फाइनाइट सेट। ठीक है, जैसे कि आपके माथे में कितने बाल हैं, ये कोई सेट है कि आपका जो हेयर है वो कितने हैं, तो आपका जवाब होगा, मैंने हम आपसे पूछेंगे कि वो जो सेट होगा कि आपके माथे में कितने बाल हैं, वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, तो शायद 90% स्टूडेंट का आंसर तो शायद इनफाइनाइट ही होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको गिन नहीं सकते हैं, लेकिन रॉन्ग है। वो जो आंसर होगा, वो जो सेट होगा वो मेरा फाइनाइट सेट होगा। वो इसलिए क्योंकि हम माथा के बाल को गिन सकते हैं। ठीक है, हम इतना सा बाल को मुंडन कर लें और फिर उसको हम लोग गिन लें कि इसमें 15 या 20 या 50 बाल हैं, उसको अलग करके रख लिए। फिर थोड़ा सा मुंडन करें और फिर उसको गिन लें कि इसमें चलो यार 100 बाल हैं, इसको अलग रखें, टोटल 150 हो गया। तो इस तरह से करके हम सारे जितने भी मेरे बाल हैं वो मैं गिन सकता हूँ। यानी कि जो मेरा हेयर है सिर पर वो मेरा फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, वो मेरा फाइनाइट सेट होगा। उसी तरह से कुछ भी, जैसे कि घोड़ा के दुम के बाल, क्या वो फाइनाइट सेट नहीं होगा? होगा। ठीक है, क्यों क्यों होगा? क्योंकि हम लोग उसको गिन पा रहे हैं। ठीक है, हम लोग उसको गिन पा रहे हैं, तो वो मेरा हो गया फाइनाइट सेट। तो यानी कि जिसको कि मैं काउंट कर पा रहा हूँ, जिसमें कि एक डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट है, उसी को हम कहते हैं फाइनाइट सेट, अदरवाइज नोन एज द इनफाइनाइट सेट। और अगर उसमें नहीं है तो उसको मैं इनफाइनाइट सेट कहूँगा। क्लियर है? ठीक है, इसमें आपको जो ठीक लगे वो आप नोट कर लीजिए, लेकिन हाँ इसको तो ज़रूर कर लीजिएगा नोट। इसके बाद एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल है मेरा, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके केवल नोट करिए। चलिए, उम्मीद हो गया होगा।
देखिए नेक्स्ट जो मेरा होगा वो मेरा होगा इक्वल सेट, ठीक है, वो मेरा होगा इक्वल सेट्स। इक्वल सेट किसको कहते हैं? इक्वल सेट किसको कहते हैं? जैसे कि वर्ड से ही पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो इक्वल होगा। इक्वल यानी कि वो बराबर होगा, ठीक है, यानी कि दो बराबर वाले सेट को हम कहते हैं इक्वल सेट। चलिए वहाँ से तो ठीक है। अगर मैं इसका डेफिनेशन अगर मैं कहूँ लिखनी है तो आप क्या लिखिएगा? देखिए टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट को देखिए इक्वल हम लोग इक्वल कब कहते हैं? जब उस केस में दो कोई भी चीज़ रहे, दो एलिमेंट रहे, ठीक है। जैसे कि मोहन जो है वो ये मोहन है, ठीक है, ये सोहन है। मोहन जो है वो सोहन से ज़्यादा तेज है, या फिर मोहन सोहन के बराबर है, ठीक है। ये कह सकते हैं कि जो मेरा कॉपी है वो मेरा बुक के बराबर है, ठीक है। तो हम जहाँ कहीं भी कंपैरिजन या इक्वल टू का सेंस आता है वहाँ कहीं ना कहीं दो एलिमेंट तो होते ही हैं। बिना दो का आप कंपैरिजन या इक्वल टू कैसे बताएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर दो तो होते ही हैं। टू सेट्स ए एंड बी, इसीलिए जो मैं सेट्स ले रहा हूँ वो दो ले रहा हूँ। मान लीजिए एक ए सेट है एक बी सेट है, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप एक्स वाई लो वो भी ठीक है। तो टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी। दो सेट ए और बी को हम लोग इक्वल हाँ, दो सेट ए और बी को हम इक्वल कह सकते हैं, लेकिन कब कहेंगे? टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल सेट्स इफ, इसको हम लोग इक्वल सेट्स कह सकते हैं कब? इफ, अगर, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो जाता है मेरा, ठीक है। दो सेट ए और बी को हम कह सकते हैं कि वो सेट जो है वो मेरा इक्वल सेट है, जो सेट है वो मेरा इक्वल सेट है। टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल सेट इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, अगर ए के सारे एलिमेंट, ठीक है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। दो सेट इक्वल तब होंगे जब ए के सारे एलिमेंट बी के भी एलिमेंट होंगे। जब ए के सारे एलिमेंट बी के भी एलिमेंट होंगे तब दो सेट को हम इक्वल सेट कह सकते हैं, ठीक है। एंड, और जितना एलिमेंट ए में है उतना बी में होना चाहिए, और जितना एलिमेंट बी में है उतना एलिमेंट मेरा ए में होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई सेट है 1 2 3 का, ठीक है, ये इसका इक्वल कोई सेट कैसे हो सकता है? जब इसमें भी 1 2 3 होगा तभी ना वो इक्वल होगा। तो जितना सेट ए में एलिमेंट होगा उतना ही जो एलिमेंट होगा वो सेट बी में भी एलिमेंट होनी चाहिए। यहाँ पर 1 2 3 है तो यहाँ भी 1 2 3 होना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट सेट ए में है उतना ही एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए, और जितना भी एलिमेंट सेट बी में है उतना एलिमेंट सेट ए में होना चाहिए। जो बी में है वो ए में, और जो ए में है वो बी में। इसका एक वर्ड होता है मेरा वाइस वर्सा, तो मैं उसका यहाँ पर यूज करूँगा, ठीक है, कि टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल सेट इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी एंड
एंड वाइस वर्सा। ठीक है, सारा एलिमेंट ए का बी में और वाइस वर्सा का मतलब हो गया कि बी का ए में। ठीक है, ऐसा अगर रहता है तो उस दो सेट को हम इक्वल सेट कहेंगे। ठीक है, उस दो सेट को हम इक्वल सेट कहेंगे और उसको लिखेंगे कैसे? रिटर्न उसको हम करेंगे ए इक्वल टू बी, इस तरह से कि ए सेट जो है वो मेरा सेट बी के बराबर है। इस तरह से हम उसको लिखेंगे। ठीक है, कैसे होगा दो सेट इक्वल? जैसे कि कोई सेट है 1 2 3 4 5 और कोई सेट भी है 5 3 2 1 4। क्या ये इक्वल नहीं है? बिल्कुल है। अरे भाई, ये जरूरी थोड़े ही है कि जो मेरा ऑर्डर है वही ऑर्डर में रहना चाहिए। ऐसा मैंने कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि 1 2 3 है तो यहाँ भी 1 2 3 ही होना चाहिए। यहाँ देखिए, एक एलिमेंट मेरा 1 है, वो 1 मेरा यहाँ है। एक एलिमेंट मेरा 2 है, वो 2 यहाँ है। एक एलिमेंट मेरा 3 है, वो 3 यहाँ है। एक एलिमेंट मेरा यहाँ 4 है, वो 4 यहाँ है। एक एलिमेंट मेरा यहाँ 5 है, वो 5 यहाँ है। यानी कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर उसमें 5 एलिमेंट है तो वो 5 एलिमेंट ही मेरा सेट बी में भी है। तो यानी कि सेट ए जो है वो मेरा इक्वल टू हो गया सेट बी को बी का, और ये इसी सेट को हम कहते हैं इक्वल सेट। ठीक है, पॉस एंड नोट। उम्मीदतः नोट कर लिए होंगे। वहीं पर मेरा 6 नंबर हो जाता है मेरा इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट। देखिए, इक्वल सेट में क्या था कि दो सेट इक्वल हो जाता था। ठीक है, उसका एग्जाम्पल मैंने कुछ इस तरह से लिया था। ठीक है, ये दोनों सेट इक्वल होगा क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, तो ये सेट इक्वल था। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है? देखिए, two sets are said to be इक्विवेलेंट सेट। दो सेट को हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे तब जब इफ नंबर ऑफ एलिमेंट present in set A is always equal to number of element present in set B। ठीक है, दो सेट को हम इक्विवेलेंट सेट तब कहेंगे जब नंबर ऑफ एलिमेंट जितने सेट ए में हैं वो हमेशा ऑलवेज, है ना, इज ऑलवेज, वो ऑलवेज इक्वल टू होगा कि सेट बी में कितना एलिमेंट है। ठीक है, वो ऑलवेज इक्वल टू होगा कि सेट बी में कितना एलिमेंट है। यहाँ पर क्या था कि दोनों का दोनों इक्वल था। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से कि एन ए इक्वल टू एन बी। एन ए इक्वल टू एन बी। एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट बी।
जैसे एग्जाम्पल देखिए, कहाँ देख लें यहीं पर देख लेते हैं। जैसे कि सेट ए मेरा है 1 2 3 4 और सेट बी मेरा है एक ए बी सी कॉमा डी। तो ये दोनों सेट जो है ये मेरा इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो इस सेट में 1 कहाँ है? यहाँ पर मेरा 2 है, तो यहाँ पर 2 कहाँ है? यहाँ 3 है, 4 है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और इक्वल सेट में तो ये कहा गया था ना कि दोनों का दोनों सेट में ये एलिमेंट क्या है, वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, वो इक्वल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इक्वल तो नहीं है लेकिन जेट हो, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट है, जितने एलिमेंट सेट ए में हैं, यानी कि 1 2 3 4 एलिमेंट है सेट ए में, तो सेट बी में भी मेरा 1 2 3 4 एलिमेंट है। यानी कि जितने एलिमेंट मेरा सेट ए में है उतना ही एलिमेंट मेरा सेट बी में भी है। इसीलिए हम इस दोनों सेट को इक्विवेलेंट सेट कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, इक्वल सेट भी इक्विवेलेंट सेट हो सकता है जब उसका नंबर ऑफ एलिमेंट वो सेम रहे। यहाँ पर देखिए, इक्वल सेट को भी हम इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर 3 एलिमेंट है तो यहाँ भी 3 एलिमेंट है। तो इक्वल सेट को हम इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट को हम इक्वल सेट नहीं कह सकते हैं। उस चीज़ को मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ। इक्वल सेट आर equal set is always known as इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट को हम लोग ऑलवेज कह सकते हैं कि वो इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट भी तो इक्वल होगा। लेकिन ये पहला पॉइंट, लेकिन दूसरा पॉइंट, इक्विवेलेंट सेट इज नॉट सेड टू बी इक्वल सेट, ठीक है। और इसको हम लोग इस 2 पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, ठीक है, कि इक्वल सेट को हम लोग इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं, ऑलवेज सेट टू बी, लेकिन इक्विवेलेंट सेट को हम लोग कभी भी इक्वल सेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें एलिमेंट इक्वल नहीं होते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। एंड इज रिटर्न एज, इस तरह से, एन ए इक्वल टू एन बी, एन ए इक्वल टू एन बी, एन ए इक्वल टू एन बी, ठीक है। ये मेरा हो गया इक्विवेलेंट सेट और ये मेरा हो गया इक्वल सेट। इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। अगले वीडियो में मैं सब सेट को पढ़ाऊँगा, लेकिन उससे पहले अगर कोई एक्सरसाइज अगर हमको मिलता है तो मैं उसको पहले सॉल्व करवा दूँगा 1.2 को, जो कि टाइप ऑफ सेट पर ही बेस्ड है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद और जय हिंद। Walk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way.